दफन 82। गांव के चौक में भीड़ और भी सघन होती जा रही थी। लोग एक दूसरे के चेहरे पढ़ रहे थे। हर चेहरा आशंका का आईना बन चुका था। गली कूचों से आते पुरुष, मंदिर के बाहर से लौटती औरतें और चबूतरे पर बैठे वृद्ध अब एक ही सुर में बोल रहे थे, पंचायत बुलाओ, जब तक सच सामने न आए चैन नहीं मिलेगा। सरपंच ने भी हाथ उठाकर हामी भर दी। ठीक है, आज रात चौपाल में पंचायत होगी, सभाएं वही पंडित विशंभर से जवाब लिया जाएगा। इतना कहकर लोग जब अपने अपने घरों की ओर मुड़ने ही लगे, तभी एक लड़का हांफता कांपता दौड़ता आया। उसकी आवाज में दहशत थी, आंखें बाहर को निकली जा रही थीं। वहां आम के बाग में एक और लाश पड़ी है। ये सुनते एकदम से सन्नाटा छा गया। भीड़ का शोर जैसे पल भर में जम गया हो। सरपंच गरजा, किसकी लाश? सही सही बोल, लड़के ने कांपते स्वर में कहा। वो मंगरू पुजारी जो पिछले महीने ही संगम से आए थे और मंदिर के चबूतरे पर ठहरे थे, जो उनका शव है और उनके चेहरे पर वही नीली लकीरें हैं। अब तो जैसे गांव की नसों में सिहरन दौड़ गई। त्रिलोचन बाबा आगे बढ़े, चलो अब और देर मत करो, देखो ये क्या हो रहा है। भीड़ मशाले लेकर आम के बाग की ओर भागी। मंदिर के पीछे फैला हुआ बाग, जो दिन में हरियाली से भरपूर और शीतल लगता था, अब रात के साए में डरावना दिख रहा था। लोग जब वहां पहुंचे तो सचमुच मंगरू पुजारी की लाश आम के पेड़ की जड़ों से सटी पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर की आखिरी परछाई जमी थी और नीले रंग की एक रेखा उसकी आंखों के कोरों से होते हुए गर्दन तक उतरती दिख रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छुआ हो। विशंभर महादेव पंडित ने उस शव को देखा, फिर एक लंबा श्वास छोड़ा। ये वही ऊर्जा है, ये केवल चोरी नहीं है, ये किसी और शक्ति का जागरण है। लेकिन अब तक गांव वाले उग्र हो चुके थे। दो पुजारी मरे पड़े हैं, मंदिर का रत्न गायब है, ये सब पंडित जी की देखरेख में हुआ, कोई तो दोषी है। हमें पंचायत चाहिए, आज ही फैसला होगा। और इसी हंगामे के बीच रात और गहराती चली गई। मंदिर की घंटियां दूर कहीं टंकार मारती गूंजती रहीं और आकाश में बादल गरजने लगे, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस रहस्य से विचलित हो उठी हो। रात की पंचायत के इंतजार में सभी तितर बितर हो गए। कुछ को छोड़ सभी मंगरू की अंतिम क्रिया की तैयारी करने लगे। ये सब देख विशंभर वापस घर लौट आए। रात की गहराई जैसे जैसे फैल रही थी, काशी की गलियों में एक असहज सन्नाटा उतरता जा रहा था। चंद्रमा की हल्की रोशनी गंगा की धार पर बिखर रही थी, लेकिन विशंभर महादेव पंडित की आंखों में बेचैनी की लहरें उठ रही थीं। पंचायत रात को होनी तय हुई थी, इससे विशंभर वहां से हट गए। वे अपने घर की छोटी सी बैठक में बैठे थे। उनके हाथों में वही जपमाला थी जो सदैव उनके साथ रहती थी, लेकिन आज उसकी माला के मोती उनकी उंगलियों से छूटते जा रहे थे। उनका मन अशांत था। किसने ये द्वार छेड़ा? वे धीरे से बुदबुदाए, जिसे रोकना मेरे कर्म का हिस्सा था वही अब खुल चुका है। अगर इसे यहीं नहीं रोका गया तो इसकी आग पूरे कालचक्र में फैल जाएगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने श्वेत वस्त्र का एक कोना सिर पर डाला। मुझे आज रात वहां जाना ही होगा, वहां जहां ये अनर्थ शुरू हुआ है। पंचायत शुरू होने से पहले मुझे सच जानना ही होगा। धीरे से उन्होंने आंगन का द्वार खोला। काशी की ठंडी हवा उनके चेहरे को छूती हुई भीतर तक सिहरन भर गई, लेकिन उनके कदम दृढ़ थे। उन्होंने तुलसी के चौरे को प्रणाम किया और अपनी लाठी थामी। हे भोलेनाथ, आज आपकी शरण में ही इस पाप का निवारण होगा। विशंभर महादेव पंडित धीमे कदमों से गंगा घाट की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था, पर उनकी दृष्टि में केवल एक लक्ष्य था, उस यज्ञशाला तक पहुंचना और उस द्वार को फिर से बंद करने का उपाय खोजना। उनकी चाल में अब साधक की शांति नहीं थी, उसमें उस योद्धा की गति थी जो अपने धर्म को निभाने चला हो। हर मोड़ पर उनका मन शरण की छवि को देख रहा था। कौन था शरण वास्तव में? क्यों उसने इस राह को चुना? और तभी उनकी चेतना में वह कंपन फिर जागा, वही कंपन जो किसी और लोक से आता प्रतीत हो रहा था। विशंभर ने मन ही मन निश्चय किया, चाहे मुझे अपने प्राण क्यों न अर्पित करने पड़े, पर इसे अब बढ़ने नहीं दूंगा। धूप अब ढलने लगी थी,
लेकिन एसीपी मुकेश के माथे पर पसीने की बूंदें धूप की वजह से नहीं, अपने भीतर उठते सवालों के ताप से थीं। वह तेजी से साइड से निकलकर अपनी जीप की ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों में वही पुलिसिया सख्ती थी, लेकिन अब उनके भीतर बेचैनी की भी परत थी। जैसे ही वह जीप में बैठने लगी, वायरलेस पर सिपाही की आवाज आई। मैडम, शेखावत साहब जल्दी आपसे मिलना चाह रहे हैं। मुकेश के होठों पर हल्की सी रेखा खींच गई। हाँ हाँ, पहुंच रही हूँ। अब देखती हूँ उनसे क्या नया सच निकलवाना है। उसने बिना देरी किए ड्राइवर से कहा, चलो सीधा अस्पताल। जीप धूल उड़ाती हुई अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। मुकेश की आंखों में अब कई सवालों की परछाइयां तैर रही थीं। शेखावत को होश आना, क्या वो वही बताएगा जो मैं सोच रही हूँ, या फिर कोई नया मोड़? अभी वह ये सब सोच ही रही थी कि उसके फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर अस्पताल का नंबर चमक रहा था। फोन उठाते ही उसने अपने तीखे अंदाज में कहा, कौन मर गया? लेकिन इस बार उधर से जो खबर आई, उसने उसके चेहरे के भाव बदल दिए। मैडम, वो महिरा होश में आ गई है। उसने आंखें खोली हैं और कुछ बुदबुदा रही है। ये सुनते ही मुकेश की आंखों में एक नई चमक आ गई। मैं आ रही हूँ, उसे किसी और से मिलने मत देना, किसी से भी नहीं, समझे? उसका दिमाग जैसे अचानक तेजी से सोचने लगा, ये दोनों एक साथ होश में क्यों आए? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, शेखावत मुझसे मिलना क्यों चाहता है? क्या वो अब सच बताएगा? क्षण भर को मुकेश के दिमाग में जैसे हलचल मच गई। उसने फौरन ड्राइवर को तेज चलाने का आदेश दिया। स्पीड बढ़ाओ। अस्पताल में 2 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, शेखावत और माहिरा, और इस बार कोई ना कोई सच सामने आएगा। जीप की रफ्तार अब सायरन की आवाज के साथ शहर की सड़कों पर गूंज रही थी। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।